तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में आपसे बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, वीबीटी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। जैसे हमने मीथेन, हमने अमोनिया और हमने वाटर H2O, वाटर मॉलिक्यूल, इनके एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस किए कि कैसे वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनती है। उसी sp3 में एक आखिरी एग्जांपल जो हम लोगों को आज करना है वो है इथेन। एग्जांपल है बच्चों इथेन। इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। आप सभी को पता होगा कि दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जैसे कि कार्बन 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और हर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ सेंट्रल एटम कैलकुलेट करूं, निकालूं, तो मैं देखता हूं कि यहाँ इस मॉलिक्यूल में कोई एक्चुअल में सेंट्रल एटम नहीं है, पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, मतलब एक CH3 और एक दूसरा CH3, तो इस एक CH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा? एक CH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा? हाइड्रोजन या एटॉमिक नंबर हम लोगों ने लिखा 6, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से इसका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। जैसा पिछली क्लास में भी हम लोग करते आए थे, अभी भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी हमने ग्राउंड स्टेट ड्रॉ कर दी, और जैसा कि वीवीटी कहती है कि सिर्फ वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, हाँ, योगेश का कहना है कि ऊपर का कुछ दिख नहीं रहा। भाई बाकी लोगों को ऊपर का कुछ दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है भाई योगेश? हाँ जी। तो यहाँ जो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो है 2s और 2p। तो मैंने इसकी जो ग्राउंड स्टेट बनाई, उस ग्राउंड स्टेट में 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। पर जब बॉन्ड बनाने के लिए हमें एटम को तैयार करना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को लेकर के आपका जो एटम है वो एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइटमेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो लोअर ऑर्बिटल था 2s और हायर ऑर्बिटल हुआ 2p, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन 2s में से जंप करके 2p में चला गया। अब इसके बाद तुम देख रहे हो कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड, और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहे हैं। क्या CH3 CH3 जो हमने एक हाफ लिया था, यहां जो कार्बन है, ये कार्बन के पास में कितने एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए, ध्यान रहे, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है और 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो कितने एटम है एक कार्बन के पास में बॉन्ड बनाने के लिए? 4। और 4 ही तुम देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका sp3। तो जैसा आपको पता है sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल मैनर में हम लोगों को ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्योंकि भाई जैसे एक CH3 है वैसे दूसरा CH3 भी तो होगा, और दोनों आपस में एक शेयरिंग, एक बॉन्ड तो आपस में ही बना रहे हैं। तो मैंने इन दोनों टेट्राहेड्रल्स को आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जोड़ा, और हर कार्बन के जो 3 ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं उन पर मैंने एक स्फीयर लगा दिया है, एक एक स्फीयर
स्फेयर यहाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्फेयर यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस ब्लॉक के हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे एक कार्बन पर लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन जुड़े, और इसी तरीके से दूसरे कार्बन पर राइट साइड में 3 हाइड्रोजन जुड़े, और ये सारी की सारी जो है सिग्मा बॉन्ड्स बन गई। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ इथेन में कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं टोटल, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कितनी सिग्मा बॉन्ड है? इथेन मॉलिक्यूल में, हाँ जी बिल्कुल, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो फटाफट से इस एग्जाम्पल को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए डिटेल में अच्छे से। जब आप लोग बना लें अच्छे से तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही रफ डायग्राम नहीं बनाने, अच्छे सुंदर दिखने चाहिए डायग्राम, क्लियर पता लगना चाहिए कि कहाँ क्या है, दिखना चाहिए एकदम टेट्राहेड्रल मैनर। ऐसा नहीं कि तुम इसको ट्रायंगल फॉर्म में बना लो, जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आप लोगों को बनाना है टेट्राहेड्रल मैनर में। हाँ, रफ में बनाया तो बात अलग है, जब उसको फेयर करोगे तो अच्छा बनना चाहिए एकदम, या एग्जाम में जब बनाओ तो अच्छा सुंदर बनना चाहिए। बना लो और कमेंट कर दो फिर। चलिए बच्चों, मेरे पास में 4-5 कमेंट आ गए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने जो अब तक एग्जाम्पल्स देखे वो सभी एग्जाम्पल्स sp3 के थे, और हमने अब देखा कि अब तक जितनी भी बॉन्ड्स या ओवरलैपिंग हो रही थी वो सभी की सारी ओवरलैपिंग जो थी वो सिग्मा ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल्स थे। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करने जा रहे हैं, और वो है sp2। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp2। लिखिएगा, when single orbital of f
of s subshell when single orbital of s subshell and two orbitals of p subshell when single orbital of s subshell and two orbitals of p subshell two orbitals of p subshell participates participates in hybridization participates in hybridization to form a geometry of trigonal planar to form a geometry of trigonal planar. Then this type of hybridization is called sp2 hybridization. This type of hybridization is called sp2 hybridization. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम लोग जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो है BCl3। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ सेंट्रल एटम बोरोन है, बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग इसका लिखें तो वो बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p1। जैसा कि वीबीटी कहती है कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1, तो ये हमने इसकी ग्राउंड स्टेट सबसे पहले बना दी कि भैया 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और 2p में 1। और जैसा कि हमें पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए एटम को पहले एक्साइट करना पड़ेगा और इस कंडीशन में लोअर ऑर्बिटल जो कि 2s है उससे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिटल जो कि 2p है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें नजर आएंगे, एक तो 2s में और एक 2p में। क्या बोरोन के पास 3 ऐसे एटम्स हैं जिनके साथ ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करके पेयरिंग कर सकें? क्या है क्या बोरोन के पास में 3 एटम्स? बिल्कुल है, 3 क्लोरीन है। तो इसका मतलब ये 3 क्लोरीन जो है वो यहाँ पर बोरोन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैपिंग करने के बाद में पेयरिंग कर देंगे। तो VSEPR के अकॉर्डिंग BCl3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर आना चाहिए, तो हम लोग इस मॉलिक्यूल को ट्राइगोनल प्लेनर के कंडीशन में ही ड्रॉ करेंगे। तो ट्राइगोनल प्लेनर के अकॉर्डिंग मैंने जो 3 मेरे पास में ऑर्बिटल्स हैं उन्हें ट्राइगोनल प्लेनर में एकदम ट्राइंगल के फॉर्म में बना लिया। अब क्लोरीन जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? क्लोरीन किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो क्लोरीन पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब कि क्लोरीन का पी सबशेल जो है वो ओवरलैप करने के लिए आएगा। और पी सबशेल की शेप कैसी होती है? पी सबशेल की शेप कैसी होती है? क्या शेप होती है पी सबशेल की? डम्बेल शेप होती है। तो इस वजह से तुम देखोगे कि इस स्ट्रक्चर में हाइब्रिड डायग्राम में जो 3 एटम्स पी के ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं हमें हमने उन्हें डम्बेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो ओवरलैपिंग है हेड टू हेड मतलब सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही है कि पैरेलल मतलब पाई ओवरलैपिंग हो रही है? तो ये हो रही है हेड टू हेड सिग्मा ओवरलैपिंग। तीनों ही सिग्मा ओवरलैपिंग की वजह से तीनों जो बॉन्ड बन रही हैं वो है सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से BCl3 का हाइब्रिड डायग्राम बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगा। चलिए जल्दी से अच्छे से सुंदर सा बनाइए इसको।
ठीक है, तो बच्चों मेरे पास में कुछ कमेंट्स आ गए हैं, आप लोगों ने इसे ड्रॉ कर लिया होगा। तो मैं sp2 के अगले एग्जाम्पल पर चल रहा हूं, जिसमें आप पहली बार देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड जो है वो भी बन रही होगी। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो एग्जाम्पल है C2H4, जिसे हम लोग इथीन इथीन कहते हैं। C2H4 का स्ट्रक्चर जैसा हमें पता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि दो कार्बन के एटम्स आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और दोनों ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर यहां मैं देखूं तो मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कोई सेंट्रल एटम है नहीं, पर अगर इसे मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं तो मैं देखूंगा कि कार्बन जो एटम जो है वो एक सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। मतलब एक तरफ एक CH2 और दूसरी तरफ एक दूसरा CH2, जिसमें सेंट्रल एटम आपके लिए हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, सुमित, क्वेश्चन में तो पूछा जाएगा तुमसे कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके दिखाओ और फिर हाइब्रिड डायग्राम बनाओ। तुम्हें थोड़ी ना दिया जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है। हाँ जी, तो यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन ले लिया मैंने और एटॉमिक नंबर जैसा हमें पता है उसका 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट बना दी हमने इसकी, जिसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फिर इसके बाद हमने एक्साइट किया, तो एक्साइट करने के बाद में हमने देखा कि 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे 4 हैं यहाँ, मतलब 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं और ओवरलैपिंग करना चाहते हैं। पर मुझे आप लोग देख करके बताइए कि जो कार्बन एटम है उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने एटम्स हैं दूसरे। एक कार्बन एटम के पास कितने, योगेश को 4, एक कार्बन एटम को बॉन्ड बनाने के लिए योगेश को 4 एटम नजर आ रहे हैं। योगेश जरा स्ट्रक्चर में देख करके बताना बेटा, कौन से 4 एटम है। सुमित को 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि बाकी ज्यादातर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 3 एटम्स हैं, दो तो एक कार्बन के पास, दो तो हाइड्रोजन है और एक तीसरा एटम जो है वो कौन है, वो एक कार्बन ही है। तो यहाँ कार्बन के पास में 3 ही एटम है बॉन्ड बनाने के लिए, 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले यहाँ एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, पर इनमें से पेयरिंग के लिए सिर्फ 3 ही जा सकते हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हुआ sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें समझ में आ गया, पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के पास अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसकी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसमें ग्रीन मार्कर से जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है, एक बार अगर हम लोग उसे भूल जाएं तो आप देखेंगे कि ट्रायगोनल प्लेनर मैनर में मैंने दोनों कार्बन्स को आपस में ओवरलैप करवा दिया। पहले तो दोनों कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, फिर एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम से और सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। पर अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ कार्बन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है जो पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में कर रहा है, क्या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि सर सिर्फ उन ऑर्बिटल्स की शेप चेंज होती है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये चौथा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसकी शेप वैसी ही रहेगी जैसी रहती है, क्योंकि ये पी सबशेल है, पी ऑर्बिटल है, तो इसकी पी ऑर्बिटल की शेप हमने बना दी डम्बेल। पूरा जो ग्रीन मार्कर से मैंने बनाया है एक पूरा डम्बेल बनाया है।
तो एक डंबल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर है और एक दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कार्बन पर है, तो दोनों कार्बन पर मैंने एक एक डंबल जो है कंप्लीट डंबल वो बनाया है। अब ये दोनों डंबल एक दूसरे के रिलेशन में पैरेलली रखे हैं, पैरेलल रखे हैं, क्या फिर ये रखे हैं हेड टू हेड? ये पैरेलल रखे हैं या फिर हेड टू हेड रखे हैं? पैरेलल रखे हैं। तो भाई ये अनपेयर्ड है, और जैसा कि हमें पता है कि हर ऑर्बिटल चाहता है कि वो पेयर्ड हो जाए। तो अगर दोनों के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के लिए बेनिफिट, फायदेमंद यही चीज रहेगी कि ये दोनों आपस में क्या कर लें, ओवरलैपिंग कर लें, और ओवरलैपिंग के बाद में पेयरिंग कर लें, पेयर्ड हो जाएं। तो पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये हेड टू हेड नहीं रखे हुए, ये पैरेलल रखे हुए हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में जो पैरेलल जो ओवरलैपिंग होगी वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आधा डंबल ऊपर और आधा डंबल नीचे ऐसे करके ओवरलैपिंग के बाद में एक कंप्लीट पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है। और पाई बॉन्ड के बनने से पहले कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा बॉन्ड बनती है। ठीक है। तो अब इसको बहुत अच्छे तरीके से घिचपिच मत करना, क्लियर साफ सुथरा अच्छा सा डायग्राम और अच्छा सा हाइब्रिडाइजेशन इसका बना लो। आज और कल 2 दिन तक मैं पानी डाल दूंगा बच्चे समझो कुछ। बेटा विशाल, रफ में बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम तुम ऐसे ही बना दो कि बाद में तुम्हें खुद को समझ में ना आए। जितनी जल्दी तुम कमेंट कर रहे हो डन, उतना जल्दी तो कोई रफ में भी नहीं बनाता।
तो आप लोगों ने चलिए बना लिया होगा। तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले। व्हेन सिंगल ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल, व्हेन single orbital of s subshell and single orbital of p subshell and single orbital of p subshell participates in hybridization to form a linear molecule, to form a linear molecule, then this type of hybridization is called, then this type of hybridization is called sp hybridization. This type of hybridization is called sp hybridization. तो जब हाइब्रिडाइजेशन में एक तो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तब हम लोग उसे कह देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझाने के लिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया है BeCl2, जिसमें सेंट्रल एटम आप लोगों को पता लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा, Be है, एटॉमिक नंबर 4 और कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन इसका है 1s2 2s2। वैसे तो बच्चों हम लोग 2s2 ही लिखते हैं, पर जैसे कि वीबीटी कहती है कि भाई वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स, तो आप यहां देखेंगे सेकंड शेल में 2s के अलावा 2p भी होता है। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ जो 2p है वो खाली पड़ा है, पर है तो वैलेंस शेल का ही, तो उसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 2p0। ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक भी नहीं है, पर जैसा कि हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए इसे एक्साइट करना पड़ेगा, और एक्साइटमेंट का मतलब है 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ 2s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको 2p में दिखाई देगा। और जैसा आप फॉर्मूला में देख ही रहे हैं कि बेरिलियम जो है उसके पास में 2 क्लोरीन के एटम है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। तो VSEPR के अकॉर्डिंग BeCl2 का स्ट्रक्चर एकदम लीनियर था, तो हमने यहाँ लीनियर फॉर्म में ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है, क्योंकि ओवरलैपिंग करने वाले एटम्स क्लोरीन है और क्लोरीन क्योंकि p ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो यहाँ हमने p ऑर्बिटल्स डम्बल शेप में दोनों बना दिए, और जो ओवरलैपिंग हुई है आप देख रहे हैं हेड टू हेड हो रही है, तो यहाँ दोनों सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। बना लीजिए बच्चों हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर।
चलिए, मेरे पास में 3-4 कमेंट आ गए हैं। अगर हम लोग आगे चले, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का अगला एग्जांपल जो मैंने लिया है बच्चों, इथाइन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। जैसा कि हमें पता है कि इथाइन का मतलब दो कार्बन के एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें बाकी की जो सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है। सेम इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में कोई एक सेंट्रल एटम नहीं है, और अगर हम लोग इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा, एक तरफ एक CH और एक तरफ दूसरा CH, जिसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है। तो सेंट्रल एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट अगर हमने इसकी ड्रॉ की तो हमने देखा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब एक्साइट किया तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला गया। और अब आप देखेंगे कि यहाँ 4 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो कि ओवरलैपिंग करके पेयरिंग करना चाहते हैं। पर एक कार्बन एटम के पास में कितने एटम्स हैं बॉन्ड बनाने के लिए? एक कार्बन एटम के पास यहाँ इथाइन में कितने एटम्स हैं बॉन्ड बनाने के लिए? सिर्फ 2। तो इनका मतलब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। जो ब्लू मार्कर से मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, अगर हम लोग सिर्फ एक बार उन्हें कंसीडर करें तो ये आपस में दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे ये हाइड्रोजन के साथ। पर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उनकी शेप चेंज नहीं होगी और मैं एज इट इज उन्हें डंबल शेप में बनाऊंगा। एक कार्बन पर मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है तो दूसरे कार्बन पर भी ब्लैक मार्कर से एक ऑर्बिटल को, फिर दूसरे डंबल ऑर्बिटल को मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो दोनों मैंने ब्लैक मार्कर से बनाए हैं वो दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, तो दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग, और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ऐसे ही ग्रीन मार्कर से बनाए हुए वो भी पैरेलल हैं, वो भी आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे और एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं। अच्छा सा बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल लीजिए।
तो बच्चों नेक्स्ट जो एग्जाम्पल या सॉरी नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन हमने करना है वो है sp3d। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। व्हेन सिंगल s ऑर्बिटल 3 orbitals of p subshell and single orbital of d subshell participates in hybridization। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो शेप या ज्योमेट्री निकल करके आती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसा PCl5 का एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, VSEPR में PCl5 की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर ही आया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसमें दो तरीके की बॉन्ड हम लोगों ने देखी थी। एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी थी क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, और दूसरी जो बॉन्ड थी वो थी एक्सियल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, मतलब लंबी बॉन्ड थी, स्टेबिलिटी कम क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ जो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल है वो है थर्ड शेल, और थर्ड शेल में आने वाले ऑर्बिटल 3s और 3p, पर इसके अलावा बच्चों 3d जो है वो भी थर्ड शेल के अंदर ही आता है। तो इसीलिए हमने 3d0 भी लिखा है। ग्राउंड स्टेट में इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 है। एक्साइटेड स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ये 3s से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जो खाली 3d पड़ा है उसमें चला गया, और ऐसा करने से यहां आप देखेंगे कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हो गए हैं। PCl5 के पास फास्फोरस में 5 क्लोरीन के एटम्स हैं जो कि इन पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, और हमें यहाँ ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है ट्राइगोनल प्लेनर मैनर में ही, जिनमें से 3 तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं और 2 जो हैं एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे हैं। क्योंकि इनसे ओवरलैपिंग के लिए क्लोरीन जो कि p ब्लॉक का एलिमेंट है आ रहा है, तो इस वजह से हमने जो ओवरलैपिंग दिखाई है वो डंबल के साथ में दिखाई है, हेड टू हेड। तो यहाँ PCl5 में 5 बॉन्ड बन जाएंगी और पांचों की पांचों आपकी होंगी सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड डायग्राम बना लीजिए।
तो बच्चों, अगला और आखिरी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। sp3d2, इसकी डेफिनेशंस आप सभी लोग लिख लेंगे कि जब s का एक ऑर्बिटल, p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। एग्जाम्पल जो हमें लेना है वो है SF6। ये काम आपको खुद करना है घर से, होमवर्क है आपका, इसलिए समझ लो इसको। SF6 एग्जाम्पल लोगे, सेंट्रल एटम सल्फर हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 16, जैसा फास्फोरस में 15 था उसका 16 होगा। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3s2 3p4। यहां ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p में 4। एक्साइड जब आप करेंगे तो ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके तो 3d में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा 3p4 में आप देखेंगे कि एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड जोड़ा रहेगा, उसमें से भी वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। तो ऐसे 3d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, p में 3 अनपेयर्ड और s में हो जाएगा एक, तो ऐसे टोटल हो जाएंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि यहाँ सल्फर के पास में 6 एटम्स मौजूद हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये 6 के 6 ओवरलैपिंग में चले जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। और जो स्ट्रक्चर है VACPR के अकॉर्डिंग वो आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है, तो हाइब्रिड डायग्राम इसका ऑक्टाहेड्रल टाइप ही बनेगा। ये काम आप लोगों को घर से करके रखना है। और यहीं इसी के साथ हम लोग VBT को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसकी चर्चा आप लोगों से करेंगे, पर तब तक ये होमवर्क आप लोग सभी करके रखिएगा। चलिए, थैंक यू। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है MOT उसके साथ।